नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 1 जुलाई 2021, कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भैया बहनों, चूंकि हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें आगे की कक्षाओं में अधिकतर अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे, इसलिए हमें पूर्व में ही तैयार होना चाहिए। इसलिए हमें पाठ का नाम अंग्रेजी में पता होना चाहिए। फसल, जिसे कि क्रॉप कहते हैं, उत्पादन के लिए प्रोडक्शन शब्द है, एवं के लिए एंड और प्रबंध के लिए मैनेजमेंट। यानी कि हमारे पाठ का नाम अंग्रेजी में हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। भैया बहनों, इस अध्याय के हमने पूर्व में 2 वीडियो को पढ़ लिया था। कृषि पद्धति के अंतर्गत हमने 2 बिंदुओं को समझ लिया था, मिट्टी तैयार करना एवं बुआई करना। आज का हमारा बिंदु है 3, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना किसमें? मिट्टी में। क्यों मिलाना? ताकि पोषक स्तर बना रहे। जिस प्रकार से मनुष्य में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसका शरीर ठीक से बढ़ता नहीं है और वह मनुष्य कमजोर हो जाता है। इसी प्रकार से यदि पौधों को उचित पोषण नहीं मिलेगा तो वह भी ठीक प्रकार से बढ़ेंगे नहीं, वह कमजोर रह जाएंगे। इसलिए उन्हें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि खाद की आवश्यकता क्यों है। देखिए, खाद और उर्वरक की आवश्यकता इसलिए है कि पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। किसमें? मिट्टी में, ताकि पौधे का अंकुरण ठीक से हो, वह मजबूत पौधा बने और बाद में अच्छे से उत्पादन दे सके। खाद एवं उर्वरक की कमी, उसका पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यदि मिट्टी में खाद और उर्वरक की कमी है तो पौधे कैसे होंगे? कमजोर पौधे होंगे। कैसे होंगे? पौधे बहुत ही कमजोर होंगे, जिससे वह ठीक से बढ़वार नहीं कर पाएगा और उत्पादन कम देगा या नष्ट भी हो सकता है। इसके बाद आपके सामने शब्द लिखा है अपघटन। अपघटन का अर्थ क्या है? यानी कि इसमें किसी न किसी प्रकार का बदलाव आना। किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में बदलाव कैसे आएगा? जब हम इसमें कुछ डालेंगे क्या? पादप एवं जंतु अपशिष्टों का खाद में बदलना। यानी कि हम खाद बनाते कैसे हैं? हम इसमें गोबर और जंतु अपशिष्टों को मिलाते हैं और उनका उचित दाब मिलने से वह खाद में परिवर्तित होता है। उसमें नाइट्रोजन आदि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, खाद का अपघटन, खाद के रूप में अपघटन होना यानी गोबर का खाद में बदलना, पादप एवं जंतु अपशिष्टों का खाद में बदलना, यह अपघटन कहलाता है। उसके बाद मैंने लिखा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यह भी एक खाद का रूप है। खाद का रूप है यानी कि इसमें कुछ न कुछ मिला है। गोबर और पादप और जंतु अपशिष्ट तो है, लेकिन इसके अलावा क्या है? केंचुओं की सहायता से यह निर्मित होता है। यानी कि देसी खाद जो कि गोबर एवं अन्य जंतु अपशिष्टों से मिलकर बनता है, उसमें हम केंचुओं को मिला देते हैं और उस देसी खाद को हम एक खड्डे में डाल देते हैं, साथ ही केंचुए उसमें छोड़ देते हैं। उसके बाद उससे किसी बोरी से ढक देते हैं और उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। कुछ 2 या 3 सप्ताह बाद वह वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। अब खाद क्या काम करता है या उसका प्रभाव किस प्रकार से होता है, या जब मिट्टी में खाद नहीं मिला है तो वह किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है, इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप को समझना चाहिए। आप भी घर पर इस प्रकार का क्रियाकलाप कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने श्याम पट पर 3 गिलास के चित्र बनाए हैं। मैंने उन्हें नाम दिया है A, B व C। तीनों ही गिलास में समान मात्रा में मिट्टी मिलाई है। क्या मिलाया है? मिट्टी। और
गिलास ए में मैंने खाद युक्त मिट्टी मिलाई है। उस मिट्टी में क्या मिलाया है? खाद, गोबर युक्त खाद मिलाई है। गिलास बी में की मिट्टी में मैंने उर्वरक युक्त मिट्टी डाली है, यानी कि उस मिट्टी में मैंने क्या डाला है? उर्वरक, रासायनिक उर्वरक डाला है। तथा गिलास सी में जो मिट्टी डाली है उसमें कोई पदार्थ नहीं मिला है, यानी कि न तो मैंने खाद का उपयोग किया है न ही उर्वरक का उपयोग किया है। इस गिलास में मैंने केवल मिट्टी डाली है, सूखी मिट्टी, सामान्य मिट्टी डाली है जिसमें किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व नहीं है। इसके बाद तीनों ही गिलासों में मैंने बीज का रोपण किया वह और समान मात्रा में प्रतिदिन उनको पानी देना शुरू किया। 7 या 8 दिन बाद आप देखेंगे कि तीनों ही गिलास में पौधे का अंकुरण होता है, बीज अंकुरित होता है और पौधा उगता है। लेकिन आपको तीनों ही गिलास में उगे हुए बीज और उससे बना हुआ पौधा तीनों ही अलग प्रकार से दिखाई देगा। गिलास ए जिसमें कि खाद मिली हुई है वह पौधा बहुत ही मजबूत होगा, वह दिखने में भी सुंदर होगा और उसमें पोषक तत्वों की बहुत ही अधिक मात्रा होगी, प्राकृतिक पोषक तत्व। गिलास बी में जो बीज का अंकुरण हुआ है वह भी पोषक तत्व युक्त है, लेकिन उसमें रासायनिक उर्वरक मिला है, रासायनिक पोषक तत्व मिले हैं। और गिलास सी में उगने वाला पौधा या बीज उसमें किसी प्रकार का कोई उर्वरक नहीं मिला था, इसलिए वह बहुत ही कमजोर पौधा है। उसमें बीजों का अंकुरण ठीक से नहीं होगा, अगर अंकुरण होता भी है तो उसमें उस पौधे को बहुत ही कमजोर रूप में हमको दिखाई देगा। अगला हमारा बिंदु है खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक दोनों ही पोषक तत्व हैं जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, फसलों के उत्पादन को बढ़ाते हैं। लेकिन इनमें मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, उर्वरक, खाद, आपको साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करनी चाहिए। इस हेतु जब भी आप उत्तर लिखें तो प्रश्न में से कुछ शब्दों को लेते हुए अपना उत्तर प्रारंभ करें। जैसे कि प्रश्न है उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है, तो हमें लिखना चाहिए उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक शब्द यहाँ लिखेंगे, खाद यहाँ लिखेंगे और बीच में एक खड़ी रेखा खींचेंगे और सामने हम बिंदु के रूप में अंतर को लिखेंगे। अब यहाँ समझिए, उर्वरक मानव निर्मित है, यानी कि इसे मनुष्य स्वयं अपने क्रियाकलाप के द्वारा बनाता है। खाद विघटन से प्राप्त होता है, विघटन यानी कि अपने किसी रूप परिवर्तन के द्वारा बना रहा है, यानी कि कैसे? खाद गोबर और अन्य जंतु अपशिष्टों के द्वारा बनती है, यानी कि गोबर और जंतु अपशिष्टों का अपघटन हो रहा है, उनके रूप में बदलाव हो रहा है। फैक्ट्री में उत्पादन, उर्वरक का फैक्ट्री में उत्पादन होता है क्योंकि मनुष्य अपने क्रियाकलाप द्वारा बना रहा है, कृत्रिम रूप से बना रहा है, इसलिए इसका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। और खाद विघटन से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है? खेत में, खुले खेत में हो रहा है। किसान अपने खेत में इसका उत्पादन करता है। उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है और खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। आपके सामने एक नया शब्द होगा, आपने पूर्व की कक्षाओं में समझा होगा कि ह्यूमस, लेकिन मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस वह पोषक स्तर है जो मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है। मिट्टी की इस ऊपरी परत में ह्यूमस की बहुत ही अधिक मात्रा उपलब्ध होती है। ह्यूमस में मिट्टी के साथ साथ कीड़े मकोड़े, घास के सूखे तिनके और अन्य सूक्ष्म जीव जो कि मृत हो जाते हैं, उनके मिट्टी में मिलने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार से आपको समझ में आया कि ह्यूमस शब्द क्या है। अगला बिंदु है पोषक तत्वों की प्रचुरता। किसमें? उर्वरक में पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है और खाद में भी खाद में भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उर्वरक की तुलना में खाद में पोषक तत्व थोड़े कम होते हैं। अब पोषक तत्व की प्रचुरता, अब पोषक तत्व कौन कौन से, उनके नाम क्या हैं? तो मैं आपको नाम गिनाता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और भी अन्य भी हो सकते हैं।
लेकिन मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन पोषक तत्वों की उर्वरक में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। साथ ही अगला बिंदु है जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद यानी खेत में जिसका उत्पादन कृषक ने गोबर और अन्य जंतु अपशिष्टों से किया, उसको मिट्टी में मिलाने से क्या लाभ है? जल धारण क्षमता में वृद्धि, जल को अपने में समाहित करने में की शक्ति में वृद्धि होती है। किसकी? मिट्टी की, यानी कि मिट्टी जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा बिंदु है मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी होने का मतलब है मिट्टी का ओला होना। अगर मिट्टी भुरभुरी है, ओली मिट्टी है, तो उसमें जड़ आराम से अपनी बढ़वार कर सकती है, वह भली भांति फलीभूत हो सकती है। साथ ही वह ठीक प्रकार से श्वसन करेगी तो वह पौधे को उचित बढ़वार दे सकती है और उस पौधे के द्वारा मिलने वाला उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। सरंध्र होने से उस पौधे की जड़ द्वारा श्वसन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और अन्य गैसों का आदान प्रदान भी सरलता से किया जा सकता है। अन्य गैसों का आदान प्रदान सरलता से होने का मतलब है कि पौधा जिस प्रकार से मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने द्वारा छोड़ता है, उसी प्रकार से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ता है और पौधे की जड़ें वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से गैसों का विनिमय आराम से हो जाता है। अगला बिंदु है जीवाणु की संख्या में वृद्धि। जीवाणु की संख्या में वृद्धि कैसे होती है? जब मिट्टी पोली होती है तो भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि उनका आवागमन अंदर मिट्टी में आसानी से हो पाता है। चौथा बिंदु है मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्योंकि मिट्टी एक ही खेत में या मिट्टी में बार बार फसलें बोने से या लगातार फसल बोने से मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है, वह कंकड़ पत्थर का रूप दिखने लगती हैं और जैविक खाद डालने से उसमें मिट्टी के कण प्रचुर मात्रा में बनते रहते हैं, नए नए कण बनते रहते हैं। इस प्रकार से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। भैया बहनों, हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि जब भी आप पढ़ें पुस्तक पास में रखें। आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उनका ध्यान से पालन करना। कुछ भैया बहन जब भी घर कार्य करते हैं तो वो केवल फॉर्मेलिटी के रूप में करते हैं, ऐसा नहीं करना। हमारा लेख बहुत अच्छा होना चाहिए, लेख अच्छे होने के साथ साथ सुलेख होना चाहिए, लेकिन हमारा लेख शुद्ध भी होना चाहिए। भैया बहन बिंदी का, मात्राओं का, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते। कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कहाँ हमें लाइन खींचनी है, कहाँ हमें बिंदु का क्रमांक लगाना है, हमें मुख्य बिंदु को कैसे लिखना है और उसका उत्तर कैसे लिखना है, इस बात का बड़े ही ध्यान से पालन करना है। जय हिंद, जय भारत।